सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 2 जो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो आपकी बुक है उसमें से प्रियम्बल का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है वो क्या है। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और उसमें प्रियम्बल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि प्रियम्बल जो है इट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्शन है, एक ब्रीफ है, एक समरी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्या नींव है, वो क्या क्या एम्स एंड एस्पिरेशंस अचीव करना चाहती है, वो सब प्रियम्बल में दे रखा है। अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि जो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी, वहाँ से हमने प्रियम्बल अडॉप्ट किया है एंड इट इज़ द कंट्री जहाँ पर सबसे पहले प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आया था। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल। सो ये पॉइंट हमें बिल्कुल याद रखना है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वहाँ पर प्रियम्बल का कंसेप्ट आया था। हमने पिछली वीडियो में देखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सोर्सेज हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो उसमें जो भी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, जैसे हमने देखा था पिछली वीडियो में, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो अलग अलग कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के लिया गया है। तो जो प्रियम्बल का जो फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने अडॉप्ट किया है। बेसिकली प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे कि मैंने कहा कि वो एक असेंस है, समरी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर चलते हैं कि एन.ए. पालकीवाला, नैनी पालकीवाला एक जूरिस्ट हैं और उन्होंने ये बोला कि जो प्रियम्बल है उनको उनके वर्ड्स में प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आइडेंटिटी कार्ड अगर हम जनरल वर्ड्स में समझें वो क्या होते हैं कि जैसे किसी इंसान का आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो क्या है, उससे पता लगता है कि इसका नाम क्या है, उस व्यक्ति का, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, फादर्स नेम क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स पता लगती हैं। सो एन.ए. पालकीवाला ने ये कहा था कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब ये होता है जो बताए कि इसके बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने वाला प्रियम्बल है हमारा आइडेंटिटी कार्ड, इसलिए उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला। और प्रियम्बल जो है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो एक रेजोल्यूशन था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव प्रस्ताव उसका रखा था। उन्होंने रखा था 1946 के अंदर और यूनानिमसली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था 22 दिसंबर 1947 को। 22 दिसंबर 1947 को यूनानिमसली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ था। सो मूव जो है इसका प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और ये पास हुआ था 22 दिसंबर 1947 को। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है मॉडिफाई करके आगे चल के प्रियम्बल का नाम दिया गया। सो हमने ये देखा है स्लाइड के अंदर कि पहली बात तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल आया है हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में। एन.ए. पालकीवाला ने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। एक समरी है, एक असेंस है और ये सारी डिटेल्स बताता है ऑब्जेक्टिव जो भी हमारी प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन जो है अचीव करना चाहती है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बाद में प्रियम्बल का नाम इनको दिया गया है और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था और यूनानिमसली पास है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा हुआ था, उन्होंने ये मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और आप इसको मेमोराइज कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। बेसिकली प्रियम्बल जो है वो ये कहता है
हम इसको रीड करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure to all its citizens. ये बोलता है कि पीपल ऑफ इंडिया ने ही अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है. सो पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को का जो सोर्स है वो पीपल ऑफ इंडिया है. सो हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं जब, तो उसमें आता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आगे चल के हम यही देखने वाले हैं. तो हम ये देख लेते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया से डिराइव करती है. तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से आता है. यहाँ पे देखते हैं कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पीपल ऑफ वी द पीपल से आता है, जो वर्ड्स लिखे गए हैं. इंडियन स्टेट का जो नेचर है, हमारी जो कंट्री है इंडिया है, उसका क्या नेचर है? वो एक सॉवरेन नेशन है, वो एक सोशलिस्ट नेशन है और वो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. ठीक है. तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट है, वो हमारे को प्रियम्बल से पता लगता है. जो भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं, हमारे पास सॉवरेन प्रोविजंस हैं, सोशलिस्ट प्रोविजंस हैं, सेक्युलर प्रोविजंस हैं, डेमोक्रेटिक प्रोविजंस हैं और रिपब्लिकन पॉलिटी है. अब ये देख लेते हैं कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है. अब सॉवरेन का मतलब ये है कि जो इंडिया हमारी कंट्री है वो किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही वो उस एजेंसी की डोमिनियन है. डिपेंडेंट मतलब कि हमें कोई भी डिसीजन इंडिया को लेना होगा तो हम बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, किसी नेशन से, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बॉडी से या किसी एसोसिएशन से हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी जॉब का टाइमिंग्स है 12 से 7 बजे तक और आप अपना काम ख़त्म करके आते हैं और 9 बजे आपको आपके बॉस का मैसेज आता है कि आपको एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी है वर्ड डॉक्यूमेंट पर और आपको मेल करनी है 12 बजे तक, और आपका बिल्कुल मन नहीं है लेकिन आप ना नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके बॉस हैं. इस समय जब आप काम कर रहे हैं, जब आपका ऑफिस टाइमिंग्स के बाहर काम कर रहे हैं और आपको काम नहीं करने का मन है, तो इस टाइम पर आप सॉवरेन नहीं है क्योंकि आप अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते. लेकिन इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज अ नेशन एक सॉवरेन अथॉरिटी है. सॉवरेन अथॉरिटी का मतलब है कि वो किसी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस नहीं है. हमारी कंट्री को जो डिसीजन लेना है, जो भी एक्शन लेना है, वो हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं. दूसरा, हम किसी और एक्सटर्नल एजेंसी के डोमिनियन नहीं है. अब डोमिनियन का मतलब होता है दैट वी आर नॉट आंसरेबल फॉर व्हाट ऑल वी डू इन आवर ओन कंट्री. डिपेंडेंसी और डोमिनियन 2 वर्ड्स हैं. ये दोनों चीज़ें नहीं है तभी हम सॉवरेन नेशन है. सो जैसे ब्रिटिश जब हमारे पर रूल कर रहे थे हमारी कंट्री पर, तो इंडिया वाज अ डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. सो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे तब, हम रिपब्लिक नहीं थे तब. तो जब हमें फ्रीडम मिली, जब आज़ादी मिली, तब हम एक सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूट हुए और सॉवरेन हम कॉन्स्टिट्यूट हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत. इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आने के बाद ही हमें इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद हम सॉवरेन हुए. और सोशलिस्ट का मतलब हमें पता ही है कि अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड सेक्युलर का मतलब है कि जो स्टेट है इट इज़ रिलीजन न्यूट्रल, कोई भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया, सारे रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया गया है. और ये इसकी प्रोविजंस हमें पता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था. और डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, लोगों की आवाज़ जो है, पीपल्स ओपिनियन को माना जाता है, इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें. रिपब्लिकन पॉलिटी का मतलब ये होता है कि जो लीडर है वो हेरिडेटरी मोनार्क नहीं है. यहाँ पे इलेक्शन से ही हमारा लीडर हम चूज़ करते हैं, भले ही वो इनडायरेक्टली चूज़ करें इलेक्ट करके या डायरेक्टली चूज़ करें. तो ये तो हो गया हमारी इंडियन स्टेट का नेचर. सो अब हमने देख लिया कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है. वी द पीपल ऑफ इंडिया इज़ द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. उसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है कि वी आर सॉवरेन, वी आर डेमोक्रेटिक एंड देन वी आर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, एंड हमारी रिपब्लिकन पॉलिटी है. अब हम आते हैं प्रियम्बल के टेक्स्ट पर, फिर से आ जाते हैं. तो प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है हमें बताता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिक्योर करती है सारे सिटीजन्स को. क्या सिक्योर करती है? फर्स्ट, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस
को सिक्योर करती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को सिक्योर करती है, इक्वालिटी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की देती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे एम्स हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है कि हम ऐसे अपनी कंट्री को गवर्न करें। और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जस्टिस जो है वो 3 तरीक़ा का है। यहाँ पे सोशल जस्टिस भी है, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल भी है। अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे कि इन सब वर्ड्स का क्या मीनिंग है। और लिबर्टी भी हमें एक्सप्रेशन, बिलीफ, थॉट, फेथ और वर्शिप की है। और स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में हमको इक्वालिटी दी गई है। और सारे लोगों के बीच में, बिटवीन ऑल द इंडिविजुअल्स, फ्रेटर्निटी और यूनिटी और इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऐसा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। और डेट ऑफ अडॉप्शन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट हुई थी, वो डेट है 26 नवंबर 1949, जो हमने यहाँ दे रखा है। सो डेट ऑफ अडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हमेशा याद रखनी है कि डेट ऑफ अडॉप्शन हमारी 26 नवंबर 1949 है। आगे देखते हैं कि सॉवरेन का मतलब क्या है। हमारा कंट्री जो है वो ना डोमिनेंट है ना ही डिपेंडेंसी है किसी और कंट्री के, लेकिन हम इंडिपेंडेंट बिल्कुल हैं। मतलब अगर हम डोमिनेंट होंगे तो हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, और अगर हम डिपेंडेंट होंगे तो भी हम इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं होंगे। तो इसलिए हम सॉवरेन हैं, इसका मतलब कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं और हम डिपेंडेंसी नहीं है, डोमिनेंट नहीं है। कोई भी अथॉरिटी हमारी कंट्री के ऊपर नहीं है। जब हमें अपने कोई भी इंडिविजुअल मैटर्स, कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, कोई भी कंट्री या कोई और नेशन या ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती विद रिगार्ड्स टू ऑल द अफेयर्स दैट द कंट्री इज कंडक्टिंग। और सॉवरेन स्टेट होने के तहत हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकती है, किसी और टेरिटरी के साथ में अटैच भी हो सकती है, उसका पार्ट भी बन सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सॉवरेन हैं और हमारी कंट्री के पास ये फ्रीडम है कि हम चूज़ कर सके कि हमें अगर इन केस ऑफ नीड भी किसी टेरिटरी के साथ में अटैच होना है या किसी फॉरेन टेरिटरी का एक्वायर होना है, तो ये भी डिसीजन हमारी कंट्री का जो है वो अपना इंडिविजुअल फ्री डिसीजन होगा। कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी, नेशन या ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती ये सारे डिसीजंस लेने में। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि यूनाइटेड नेशंस में जो मेंबरशिप है इंडिया की, क्या वो सॉवरेनिटी को थ्रेट है या वो सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल की अगेंस्ट है? तो इसका आंसर है नो, दैट इंडियाज मेंबरशिप टू दी यूनाइटेड नेशंस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन दी सॉवरेनिटी। इसका यही रीज़न है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी गाइडलाइंस हैं, वो इंडिया पर बाइंडिंग नहीं है। इंडिया चाहे तो उनको फॉलो कर सकती है, अदरवाइज इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन आवर कंट्री। दैट इज़ द रीज़न दैट यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप इंडिया के लिए सॉवरेनिटी का थ्रेट या रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं सोशलिस्ट वर्ड पे। तो सोशलिस्ट वर्ड का मतलब होता है 3 तरीके का सोशलिस्ट हमारी कंट्री में प्रिवेल करता है। वी हैव डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, वेराज अदर countries have a different kind of a socialism. So now we are only concerned with India. हमें इंडिया का सोशलिज्म का पैटर्न ही समझना है इस वीडियो में। सो हमें ये देखना है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्रिवेल करता है और उसको स्टेट सोशलिज्म का नाम दिया गया है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया में कौन सा सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है। सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जिसको स्टेट सोशलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब है कि इट इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये सोशलिस्ट का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करना और नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो मीन्स है उनको नेशनलाइज करना, उनको गवर्नमेंट, उनको नेशन के कंट्रोल के अंदर रखना। और ये पॉलिटिकल आइडिया है जो जिसका बेसिस यही है कि सारे लोग इंडिया में इक्वल हैं और प्रॉपर्टी और मनी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। अगर अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कर रही है सोशलिज्म, तो वो क्यों कर रही है? वो इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए कर रही है सिटीजन्स के बीच में। और ये सोशलिस्ट वर्ड जो था वो अमेंडमेंट से, मतलब संशोधन से ऐड हुआ था जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनकर अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में।
उस टाइम ये सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है हमारे प्रियम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था। यूँ तो 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ सोशलिस्ट वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट से बहुत सारे चेंजेस एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुए थे। सो उनमें से एक चेंज ये है कि सोशलिस्ट अमेंडमेंट ये है कि सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट से। अब आते हैं सेक्युलर वर्ड को समझने के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो जो सेक्युलर वर्ड है वो भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे। और इसका मतलब ये है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये है, सेक्युलर वर्ड का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर सारे रिलीजन्स को सेम अपॉर्चुनिटी, सेम सपोर्ट, सेम स्टेटस गवर्नमेंट से मिलता है। और आर्टिकल्स 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके अंदर सेक्युलरिज्म की प्रोविजंस दी गई हैं। अब पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है हमारी कंट्री में, मतलब ये बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सो सेक्युलरिज्म यहाँ पे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी का मतलब होता है कि सुप्रीम पावर जो है वो पीपल के अंदर है, लोगों के अंदर है, सिटीजन्स के अंदर है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डू सॉलेमली रिजॉल्व टू गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स भी पीपल ऑफ इंडिया से आता है। इसीलिए डेमोक्रेटिक पॉलिटी का मतलब होता है कि वो सुप्रीम पावर जो है वो वेस्ट करती है पीपल में, ठीक है। और डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि हम देखेंगे। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है वो इलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई की जाती है। और इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जो हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसके अंदर लोग ही, पीपल जो है सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो अपने बिहाफ पर कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जो इलेक्ट हुए हैं लोगों की सपोर्ट से, उनके अंदर जो है सुप्रीम पावर वेस्ट करती है। अब जैसे कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो हम इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, तो वो जो लीडर्स, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके अंदर सारी डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग की पावर वेस्ट करती है। तो इसी को ही कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो फर्दर क्लासीफाई होती है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में। आइए देखते हैं। तो हमारी कंट्री में जैसे कि लिखा है यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी जो है इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉट ओनली इंडिकेटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर भी डेमोक्रेसी को देने का एम हमारी जो कंट्री में जो है प्रियम्बल के अंदर जो मेंशन्ड है वो सब पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एम करता है। अब आ जाते हैं द वर्ड रिपब्लिक पर। सो जो वर्ड रिपब्लिक है उसका ये मतलब होता है कि रिपब्लिक के मतलब ये होता है कि जिस कंट्री में अगर हम बोलते हैं कि रिपब्लिक नेशन है, यहाँ पर जो इसका मतलब यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेड ऑफ द स्टेट कैसे बना, वो हेरिडेटरी से, सक्सेशन से, बाय द वर्च्यू ऑफ द रीज़न के राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस रीज़न से जो हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनता है। एक रिपब्लिक नेशन में हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है। अब मोनार्की और रिपब्लिक 2 ऑपोजिट वर्ड्स हैं मीनिंग में। तो हमारी कंट्री में रिपब्लिक एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिपब्लिक है, मोनार्की नहीं है। मोनार्की के अंदर जैसे कि हमें पता है ब्रिटेन के अंदर होती है, वहाँ क्वीन का रूल चलता है, सो रॉयल फैमिली होती है। तो मोनार्की के अंदर हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हेरिडेटरी पोजीशन एंजॉय करता है कि भाई आपने रॉयल फैमिली में बर्थ लिया तो आप ही आगे हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे, आप प्रिंस बनेंगे, आप क्वीन बनेंगे, आप किंग बनेंगे, ऐसे करके। ये सारा पैटर्न जो है मोनार्की का ब्रिटेन जैसी कंट्री में फॉलो होता है। लेकिन हमारी कंट्री इंडिया में रिपब्लिक पैटर्न फॉलो होता है, जहाँ पर जो स्टेट का जो हेड है हमेशा इलेक्ट होता है, या तो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होगा या इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होगा, ठीक है। एंड हमारा इलेक्टेड हेड है जिनको प्रेसिडेंट बोलते हैं हम जैसे। एंड उन प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है हमारी कंट्री के वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ
5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स का उनका जो टेन्योर है प्रेसिडेंट का वो फिक्स्ड है, उसके बाद से फिर इलेक्शंस होंगे। ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है उन्हीं के जो आगे की जनरेशन है वही प्रेसिडेंट बनेगी। अगर ऐसा होता तो हमारी कंट्री में मोनार्की रूल होता, लेकिन हमारी कंट्री में रिपब्लिक रूल है, रिपब्लिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर हर 5 साल में इनडायरेक्ट इलेक्शंस करके हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए, जिनको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। अब आ जाते हैं वर्ड जस्टिस पर। जो वर्ड जस्टिस हमारे प्रेम्बल में जो यूज़ हुआ है वो बहुत सारे चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, मतलब इट इनकम्पासेस फ्यू टर्म्स, और उनका मतलब है कि वी हैव सोशल जस्टिस भी है। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, न्याय करना। सो जस्टिस जो है सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, और ये 3 तरीके का जस्टिस जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एम करती है अचीव करने के लिए, जो हमारे प्रेम्बल में दिया गया है। और ये एम और अचीव करने के लिए मोड और मीडियम क्या है? हमारे DPSPs और फंडामेंटल राइट्स। और हमारे ये जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें रशियन रेवोल्यूशन से मिला है। सो दी जैसे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका टॉपिक है उसके अंदर बोलेंगे, अगर एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जो जस्टिस वर्ड है उसका कहाँ से लिया गया, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर है कि रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। और सोशल जस्टिस अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि सोशल लेवल पर अमंग द पीपल, इन द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल इक्वल ट्रीटमेंट होगा सबका, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जात पात, रंग रूप, रेस, आपकी रिलीजन, आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, या जो भी आपका जेंडर है, उन सब बेसिस पे आपके वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और आर्टिकल 15 एंड 16 है, आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसमें आपको कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, इन सब चीज़ों पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, तो आप अगर अनटचेबिलिटी अबॉलिश करते हैं तो वो भी एक तरीके से इक्वालिटी का ही की लाइन ऑफ थॉट पर ही है। और ये सब चीज़ें हमारी सोशल जस्टिस को एनकम्पास करती हैं। सो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल ट्रीटमेंट ना देना, ये भी सोशल जस्टिस का पार्ट है। लेकिन साथ ही साथ इसके एक क्लॉज लगा हुआ है, लेकिन सोशल जस्टिस के अंदर वुमेन की और बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की प्रोविजंस भी बनाई जा सकती हैं। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक जस्टिस की, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक लेवल पर जस्टिस होना चाहिए। इनइक्वालिटीज़ जो है वेल्थ में, मनी में, इनकम में, प्रॉपर्टी में, वो कम से कम की जाए, बिल्कुल ख़त्म की जाए। तो एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी मीन्स इकोनॉमिक जस्टिस का होना। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का टर्म दिया गया है। और पॉलिटिकल जस्टिस जो है उसका मतलब यही है कि पॉलिटिक्स के अंदर भी जस्टिस हुआ, मतलब पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ लाइफ में किसी सिटीजन के आप जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। कैसे कि सारे ही सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके राइट्स जो हैं पॉलिटिकल राइट्स वो इक्वल हैं, और उनको इक्वल असेस है पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वोट है। इक्वल वोट मतलब हर सिटीजन का वोट का वैल्यू एक है। मतलब अगर आप वोट करने जाएंगे तो आपके वोट की वैल्यू एक है। ऐसा नहीं है कि आपने वोट किया तो उसकी वैल्यू 2 है, 2 वोट्स के बराबर है, नहीं, या आप वोट कितने भी बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर सिटीजन को इक्वल वोट का राइट है एंड दे हैव इक्वल असेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज। नेक्स्ट आते हैं वर्ड लिबर्टी पर। लिबर्टी का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन की एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, और एट द सेम टाइम यू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। लिबर्टी का मतलब 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला कि आपने किसी इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मतलब एब्सेंस है, मतलब ना होना, रिस्ट्रिक्शंस का ना होना, और साथ ही साथ आप इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। और लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। सो आइडियाज ऑफ लिबर्टी आर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन,
जैसे कि हमने देखा कि रशियन रेवोल्यूशन से हमें जस्टिस का कॉन्सेप्ट मिला है। सो लिबर्टी वर्ड जो है, इसकी जो रूट्स हैं, जहाँ से हमने इंस्पिरेशन लिया है इस वर्ड की, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो लिबर्टी जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि थॉट की, आपकी सोचने की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ता की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। और ये चीज़ें लिबर्टी की कैसे इन्फोर्स करी जाती है? फंडामेंटल राइट्स की। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है आपके पास में, वो भी एक पार्ट है लिबर्टी ऑफ फेथ का। आपको फेथ है किसी रिलीजन में, वर्शिप का, और ये फंडामेंटल राइट्स से इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब ये मैंडेटरी है, स्टेट को आपको लिबर्टी प्रोवाइड करनी है इन सब एस्पेक्ट्स में। और लिबर्टी, लेकिन स्टेट जो है, स्टेट आपको एंजॉय करने का राइट देती है, लेकिन आप उस लिबर्टी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम्स की बात करता है, लेकिन उसी के साथ में हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जिसमें ये बोला गया है कि दीज अबव स्टेटेड 6 फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 19 आर सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। अब फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या है? जैसे कि पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी। अब फॉर एग्जांपल आप कंट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि कंट्री जो है आपकी, उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिखा गया है तो आप जो चाहे बोल सकते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड यू आर टोल्ड एंड यू आर रिक्वायर्ड, आप ये ज़रूरी है कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड करके रखें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करते हुए जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कर दे कहीं पर पब्लिकली या किसी भी लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं आपकी कंट्री की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी और यूनिटी को लेके। स्पेशली सिक्योरिटी की जब बात आती है तब आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए हमने आगे लिखा है कि यही वाली लिबर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशंस के अंदर एक्सरसाइज की जानी चाहिए। इक्वालिटी का मतलब होता है कि स्पेशल प्रिविलेजेस की एब्सेंस, मतलब किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आपने स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। सारे सिटीजन्स को, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। दूसरा, आपने सबको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है बिना डिस्क्रिमिनेशन के। इक्वालिटी जो है वो सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंदर डिवाइड की गई है। सिविक इक्वालिटी जो आपके आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में इंक्लूडेड है। पॉलिटिकल इक्वालिटी यही है कि सब लोगों को इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड होने का राइट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका क्या रिलीजन है, उनका क्या रेस है, क्या उनकी कास्ट है, क्या उनका सेक्स है, क्या जेंडर है, जो भी सारी चीज़ें हैं, इन सब बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। एक हिंदू को भी वोट करने का राइट है, एक मुस्लिम को भी वोट करने का राइट है, एक क्रिश्चियन को भी वोट करने का राइट है, एक पारसी को भी वोट करने का राइट है। यह आर्टिकल 35 में दिया गया है। सो पॉलिटिकल लेवल पर इक्वालिटी प्रोवाइड होती है, सिविक लेवल पर इक्वालिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। और आर्टिकल 326 में एक और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये है कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी सिटीजन 18 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं उनको राइट है कि वो वोट कर सकें लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और DPSPs जो हैं वो मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देते हैं और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देते हैं। तो ये सारी प्रोविजंस आपके DPSPs में आर्टिकल 326 वगैरह, ये सब आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड फ्रेटर्निटी पर। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। और ये रिफ्लेक्ट होती है क्लियरली इस फैक्ट से, इस बात से कि हमारी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। सो हर एक सिटीजन कंट्री हमारे कंट्री में जो रहता है ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ टू बी अ इंडियन सिटीजन। हम दिल्ली के सिटीजन नहीं हैं या राजस्थान के सिटीजन नहीं है। कहीं आपने सुना है कि बोलता है कि आप सिटीजन कौन सी स्टेट के सिटीजन हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रदरहुड, वी ऑल आर इंडियंस बिफोर वी आर पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। सो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रही है। और आर्टिकल 51A जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो
हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को पीपल के अंदर, लोगों के अंदर बढ़ावा दे। मतलब 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूडेड है क्लियरली, जहाँ पर ये बताया गया है कि हर एक सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को पीपल ऑफ इंडिया के अमंगस्ट जो है उसको बढ़ावा दे। तो फ्रेटर्निटी जो है वो दो चीज़ों को इंश्योर करती है। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और कंट्री की यूनिटी, एकता को बनाए रखने के लिए फ्रेटर्निटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं सब, तो यू आर एक्चुअली हैविंग द फीलिंग ऑफ यूनिटी, मतलब आप सब यूनाइटेड हैं। अगर आप बोले कि हम तो अलग अलग स्टेट्स के सिटीजन्स पहले हैं, हमें अपनी स्टेट का ही इंटरेस्ट देखना है, हमें नहीं हमें परवाह नहीं है कि इंडिया के बेनिफिट के लिए क्या बेटर है, इंडिया के लिए क्या बेटर है। बट अगर आप सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो आप फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है हमारा, वो क्या प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा माना गया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, DPSP जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो क्वेश्चन ये भी उठा था कि क्या प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। अब प्रियम्बल जो है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अडॉप्ट हुआ था। अब इसका ये रीज़न है कि इट इज़ लाइक अ ब्रीफ जो है वो बाद में बनता है, पूरा कंटेंट है वो पहले बनता है। सो अब क्वेश्चन ये है कि प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है। इसका आंसर हमको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में से मिलता है। और ये एक केस है जिसमें ये बोला गया था कि प्रियम्बल जो है उसके अंदर जनरल प्रिंसिपल्स हैं और जनरल पर्पसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स को बताती है, और वो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके बारे में बताती है कि उनके दिमाग में क्या था जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। सो ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेरूबेरी यूनियन केस के अंदर कि प्रियम्बल इज इट इज़ लाइक अ जनरल पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ द की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के प्रियम्बल को पढ़ने से ये पता लग जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके दिमाग में वो क्या चाहते थे इंडिया में लाना। लेकिन इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। लेकिन केशवानंद भारती केस जो बाद में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट जो रे बेरीबेरी यूनियन में दी गई थी रिजेक्ट करके ये बताया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने और उसको उनकी प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फिर केशवानंद भारती में ये भी बता दिया गया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट एंड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो रे बेरीबेरी यूनियन में ये बताया गया कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और केशवानंद भारती केस में ये बताया गया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें ये देखना है कि प्रियम्बल जो है वो सोर्स नहीं है लेजिस्लेचर को प्रोवाइड करने का, ना ही वो प्रोहिबिशन है लेजिस्लेचर की पावर्स पे, और साथ ही साथ वो नॉन जस्टिसेबल है। ये वर्ड जो है नॉन जस्टिसेबल का हमने तब देखा था जब हम पिछली वीडियो में फंडामेंटल राइट्स, DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझ रहे थे। हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल होते हैं। उसका मतलब ये है कि लॉ कोर्ट्स में वो इन्फोर्स किए जा सकते हैं, लॉ कोर्ट्स में इन्फोर्स किए जा सकते हैं। मतलब ये था उसका कि अगर कोई फंडामेंटल राइट डिनाई होता है किसी भी इंडिविजुअल को या सिटीजन को, तो वो स्टेट के अगेंस्ट उसको क्लेम कर सकते हैं लॉ कोर्ट्स में जाके, टू द प्रोसेस ऑफ रिट्स वगैरह जो भी है, आगे वो डिटेल की बात है। DPSPs हमारे नॉन जस्टिसेबल थे। मतलब DPSP जो थे उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट की, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज एंड द स्टेट रिसोर्सेज कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। और अगर नहीं कर सकते तो कोई इंडिविजुअल DPSPs को लागू कराने के लिए, उनको इन्फोर्स कराने के लिए लॉ कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर हम नॉन जस्टिसेबल का मतलब समझ चुके हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। सो प्रियम्बल की कोई भी प्रोविजंस हैं वो कोई भी प्रोविजन हो प्रियम्बल की वो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब लॉ कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल नहीं है। सो यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल इज जस्टिसेबल और इट्स नॉन जस्टिसेबल,
सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रियम्बल की जो प्रोविजंस हैं वो नॉन जस्टिशिएबल है, और प्रियम्बल जो है नाइदर इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर इट इज अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है। और एक और क्वेश्चन उठा था कि क्या प्रियम्बल जो है उसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। देखिए, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, ये बात का हमें पता लगता है कि 42nd अमेंडमेंट प्रियम्बल में हो चुकी है, लेकिन इसकी क्या हिस्ट्री है इस बात की, इस आर्ग्यूमेंट की, वो हमें देखना है इस केस से। तो केशवानंद भारती केस में ये पहली बार क्वेश्चन उठा कि प्रियम्बल को क्या हम अमेंड कर सकते हैं। तो इस केस में बोला गया था कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस में हमने देखा कि प्रियम्बल को बोला गया वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन जो पटिशनर थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया, जो केस में पटिशनर थे उसमें ये बोला, उन्होंने आर्ग्यू किया कि प्रियम्बल को अब अमेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और आर्टिकल 368 जो पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पार्लियामेंट को, उसके तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो प्रियम्बल में दे रखी हैं उनको नहीं यूज़ कर सकते। तो ओवरऑल ये बोला गया आर्ग्यूमेंट में कि प्रियम्बल जो है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर बेरोबेरी यूनियन केस में फिर इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the opinion in Beruberi Union case was wrong and held that the preamble can be amended subject to the condition that no amendment can be made to the features of the constitution। इसमें ये बोला गया कि प्रियम्बल को अमेंड तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कभी कर ही नहीं सकते। तो एक क्लॉज है, लिमिटेशन क्लॉज, कि येस प्रियम्बल इज अमेंडेबल बट द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक फीचर्स विच आर देयर इन द प्रियम्बल, दे कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पावर ऑफ अमेंडमेंट। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर, कमेंट और शेयर करें। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।